आजादी के आंदोलन में गांधी नेहरू आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब लिखा। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने सुना होगा और किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा। तो उसमें बाबा साहब ने लिखा, क्या लिखा कि गांधी जी और नेहरू जी ये आंदोलन चला रहे हैं, तो काहे के लिए चला रहे हैं? तो कह रहे हैं, बाबा साहब कहते हैं, वो कह रहे हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ द कंट्री का आंदोलन, हम लोग फ्रीडम ऑफ द कंट्री का आंदोलन कर रहे हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा मैं तो फ्रीडम ऑफ कंट्री का आंदोलन नहीं चला रहा हूं, मैं फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का आंदोलन चला रहा। गांधी जी और नेहरू जी फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश के आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, और मैं देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन कर रहा हूं। जब 15 अगस्त 47 को अंग्रेज चले गए और ब्राह्मणों को ट्रांसफर ऑफ पावर देकर चले गए, तो अंग्रेज भी विदेशी थे और डीएनए के अनुसार ब्राह्मण भी विदेशी है। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। जो दूसरा ब्राह्मण विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया, उसने भारत में अफवाह फैला दिया देश आजाद। क्या फैलाया? अफवाह फैला दिया देश आजाद हो गया। अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया, ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। दूसरा जो विदेशी हुक्मरान हो गया, उसने अफवाह फैला दिया देश आजाद हो गया। हमारे भोले शंकर लोगों ने भी मान लिया देश आजाद हो गया। भोले शंकर समझते हो? है? हमारे भोले शंकर लोगों ने भी मान लिया देश आजाद हो गया। अगर देश आजाद हो गया होता तो 75 साल हो गए आजादी को, अरे पुलिस स्टेशन के चौकी इंचार्ज में एफआईआर दाखिल नहीं होता। बलात्कार हो गया और हमारे लोग एफआईआर दाखिल करने के लिए जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी के, माइनॉरिटी के, तो एफआईआर दाखिल नहीं। अरे काहे की आजादी हो गई भाई? एक चौकी इंचार्ज हमारा एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए, न्याय देने की तो बहुत दूर की बात है, एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से हम लोग इस देश के अंदर आजाद नहीं हुए। ये पहली बात हम लोगों को समझना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या है समझ में आएगा, पहले ये समझना होगा। दूसरी बात, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अमल करने के लिए चुनाव घोषित हुआ। 1952 को चुनाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, दोनों पद उसके पास थे, दोनों पद उसके पास थे। और ये जो दोनों पद उसके पास थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें 52 में ब्राह्मणों को दे दी। ये भी फॉर्म पर साइन करने का अधिकार पार्टी प्रेसिडेंट को होता है। तो जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण, काश्मीरी ब्राह्मण, तो उन्होंने भी फॉर्म में 60% टिकटें ब्राह्मणों को दे दी। 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और अनुसूचित जाति और जनजाति के 22.5%
रिजर्व सीटों पर ब्राह्मणों ने, कांग्रेस ने, गांधी ने, नेहरू ने अपने नामधारी आदमी खड़े करवा दिए, उनको चुनवा कर लाए और उनके सहयोग से 70% लोकसभा की सीटों पर कब्जा कर लिया और भारत के पहले आजाद भारत के संसद पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। जैसे ही ब्राह्मणों ने भारत के आजाद भारत के संसद पर कब्जा कर लिया, वैसे ही भारत के संविधान पर ना अमल करने का काम शुरू हुआ। अमल करने के लिए लागू किया संविधान 26 जनवरी 1950 को, मगर जब इलेक्शन हुआ, बहुमत पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया, तो उन्होंने भारत के संविधान पर ना अमल करने का काम शुरू किया। तो आज हमारे देश में संविधान पर अमल नहीं किया जाता। आज परिस्थिति क्या है, आपको थोड़ा सा और डाटा देता हूं, जानकारी हो जाए। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है भारत में? 3.5%। उनके नियंत्रण में सत्ता कितनी है? पहली बात, ब्राह्मणों की सारे देश भर में 8 नेशनल लेवल की पार्टियां है, उसमें 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, हो गई 5 ब्राह्मणों की पार्टियां, जिनकी संख्या 3.5% है। उनकी नेशनल लेवल की 5 पार्टियां है और 543 लोकसभा की सीटों में से 450 से ज्यादा सीटों पर केवल 3.5% ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा। आज के तारीख की बात बोल रहा हूं, अब 1952 की बात नहीं। वो जो ब्राह्मणों ने कब्जा करवाया, वो जो कब्जा करके कानून बनवाए, उसी कानून का सहारा लेकर 3.5% ब्राह्मणों ने आज भारत के संसद पर और देश पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अगर ईमानदारी से भारत में चुनाव करवाए जाए तो 3.5% ब्राह्मणों के वोटों से गांव में ग्राम पंचायत का पंच चुनवा कर नहीं लाया जा सकता है। गांव में जिसके 3.5 वोट है, उसका पंच चुनकर आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर ईमानदारी से चुनाव, जो लोगों का पंच चुनवा कर नहीं आ सकता, गांव में सरपंच बनाने का तो सवाल ही नहीं है। जो गांव में सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये पिछड़े वर्ग का आदमी है, ये आरएसएस का नॉमिनेटेड आदमी है। अंग्रेजी में बाबा साहब ने शब्द यूज किया नॉमिनेटेड। ये 1932 में बाबा साहब ने यूज किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नॉमिनेटेड। ये आरएसएस ने नॉमिनेट किया हुआ आदमी। ये अंग्रेजी शब्द है, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको बता, मैं देहाती आदमी, देहात में शादी होती है तो आदमी परिचय करवाता है, हे मेरी शादीशुदा बीवी, तो वो परिचय करवाता है, ये मेरी ये शादीशुदा बीवी। तो दूसरा आदमी पूछता है, ये कौन है? ऐसी रखी हुई। ये कौन है? ये ऐसी रखी हुई। नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधान। आया कुछ समझ? हाँ, अब थोड़ा सा, क्योंकि नॉमिनेटेड अंग्रेजी का समझना बहुत दिक्कत है, तो मैं देहाती उदाहरण देकर आपको समझाया तो कुछ लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। सवाल भाषण करने का नहीं, सवाल समझने का। तो ये नॉमिनेटेड जो पीएम है, ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है 52% वाला, मगर नॉमिनेट किया 3.5% लोगों ने। देखो देश के हालात और देश की परिस्थितियां कैसी है। और इस तरह से इस देश पर उन्होंने कब्जा किया। ये कब्जा हम लोगों को समझना चाहिए। अब देखो,
काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, पार्टी हमारे लोगों ने बनाई। मिश्रा जी चला गए, पार्टी हमारी काशीराम जी ने बनाई, मिश्रा जी चला रहे। साला पार्टी हमारी चला रहे मिश्रा जी। यानी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां तो है ही है, ये भी इनडायरेक्टली ये भी उन्हीं लोगों की है। और अब मायावती बहन जी से मिलना है जाटों को। अरे दूसरे जाति को छोड़ो भाई, अगर किसी जाटों को जाटो मायावती को मिलना है तो परमिशन सतीश मिश्रा की लेनी पड़ती है, और सतीश मिश्रा परमिशन नहीं देते हैं। ये बात हमारे लोगों के भेजे में जाना जरूरी है। ये बात से काशीराम जी ने बनाई तो शुरू से खून पसीना लगाने में वामन मेश्राम जी की भी जिंदगी खप गई। तो हमारा भी खून पसीना लगा, तो इसलिए बहुत तड़तड़ाहट होती है अंदर से, बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा तड़तड़ाहट हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है अंदर से। आप लोगों को मुझे जितनी तड़तड़ाहट होती है उतनी मैं बता भी नहीं पाता हूं, जितनी होती है उसमें से थोड़ा सा बता पाता हूं। इतनी तड़तड़ाहट होती है, कितने जिंदगी या लग करके ये हमारे महापुरुषों ने बनाई, ये ताकत खड़ी की थी, और देश में हमारे लोगों के एक नेशनल लेवल की पार्टी बनाई गई। तो इस तरह से उन लोगों ने आजाद भारत पर कब्जा कर लिया। और विधायिका जो लोकतंत्र है, जैसे खटिया होती है उसके 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं तो खटिया को बिछाया जा सकता है और फिर वो बैठने लायक होती। उसी तरह से लोकतंत्र काम करने लायक बनने के लिए उसके 4 पहिए। एक पहिया है विधायिका, जहां कानून बनाया जाता है। एक पहिया है कार्यपालिका, बने हुए कानूनों को अमल में लाने के लिए IAS, IPS, IRS अधिकारियों को लगाया जाता है, इसको कहते कार्यपालिका। तीसरा है, अगर विवाद खड़ा हो तो विवाद पर फैसले देने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। एक तीसरा पहिया है। चौथा पहिया है कि सारा विवाद जिसमें जनता की भी आवाज होनी चाहिए, इसलिए मीडिया बनाया गया है। तो मीडिया 4 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार और किताबें होती है। ट्रेडिशनल मीडिया, उसमें मोरारी बाप, आसाराम बाप, ओझा महाराज, डोंगरे महाराज, बाजा महाराज, राजा महाराज, एनी अदर महाराज, बचा खुचा महाराज, अब कितने लोगों के नाम ले रहे, इसलिए शॉर्ट में बचा खुचा महाराज सब उसमें आ गया। तो ये सारा का सारा मीडिया चौथा पिलर है। तो 4 पहिए है ये लोकतंत्र के। तो चारों पहिए पर विधायिका में 450 से ज्यादा सीटें ब्राह्मणों में, कार्यपालिका में 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी ब्राह्मण, सरकारी आंकड़े बता रहा। न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 97% ब्राह्मण कब्जा कर लिया। मीडिया चारों प्रकार का उन्हीं लोगों के। लोकतंत्र के जो 4 पहिए हैं, ये चारों के चारों पहिए पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। और इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर लोकतंत्र की व्यवस्था बनाना चाहते थे, मगर नेहरू और कांग्रेस की वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के बजाय ब्राह्मणवादी व्यवस्था, आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था बना दी गई है। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में परिवर्तन लाना जरूरी है। अगर हमने परिवर्तन लाने का काम नहीं किया तो हमारे आने वाले नस्लों का सत्यानाश हो जाए। ये लड़ाई
आने वाले नस्लों की है, उसके भविष्य की है। अगर आप अपने आने वाले नस्लों की चिंता करना चाहते हो तो इस परिस्थिति को बदलना होगा। इस परिस्थिति को बदलने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया। और इस तरह से ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है। एक बात आप लोगों को ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को एक दो बात और बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी लगातार एक बात कहते रहे, लगातार क्या कहते हैं? विकास 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 विकास। विकास से विकास बोलते हैं। तो हमारे लोगों ने पूछा, काहे का विकास बाबा है? क्या विकास किया? तो कहता उत्तर प्रदेश में 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये क्या होता है? पूछा लोग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है? का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरोप्लेन उड़ता है। अच्छा अच्छा, एरोप्लेन उड़ने वाला, जैसे बस अड्डे से बस चलती है, रेलवे स्टेशन से रेलवे चलती है, वैसे एरोप्लेन को उड़ाने के लिए एयरपोर्ट आता। 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जब वो फ्लाइट उड़ती है तो हमारा आदमी घर के कमरे में अंदर रहता है। जब फ्लाइट की आवाज उड़ती हुई दिखता है तो वो घर के अंदर से दौड़ते हुए आंगन में आता है। आंगन में आकर देख, अरे अरे एरोप्लेन चल रहा है, जा रहा है, ऐसे देखता है एरोप्लेन जा रहा है। हमारे लोगों को बस इतना ही देखने के लिए, यानी नरेंद्र मोदी क्या कहता है? 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरे मगर तो एयरपोर्ट में जो फ्लाइट उड़ता है, हमारे लोग केवल देख ही सकते हैं, बैठ नहीं सकते, बैठने का सोच भी नहीं सकते, केवल ऐसे अरे फ्लाइट उड़ रहा है। साला चाटने का तेरे 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट साला चाटने के लिए बनाया था। गरीब से इसका तो कोई संबंध नहीं है। फिर पूछा कि और कुछ बनाया विकास में? और भी बनाया। क्या बनाया? तो 1 लेन रोड था यूपी में, 2 लेन बनाया। 2 लेन रोड था, 4 लेन बनाया। 4 लेन रोड था, 6 लेन बनाया। 6 लेन था, 8 लेन बनाया। बात तो सही है, ये बात तो सही है, क्योंकि आगरा और नोएडा, लखनऊ और आगरा बनाया था। मान जो सही है तो मानना पड़ेगा, बनाया, मगर उसमें लिखा इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, इस पर साइकिल नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। साले चाटने का हमारे पास ज्यादा बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं है। तो जो हमारे व्हीकल है उस पर तो तुमने पाबंदी लगा दिया, वहां नहीं चला सकते। तो ये जो रोड तुमने बनाया वो रोड भी साला हमारे लिए है नहीं। तो तेरा जो विकास है, हमने गांव वाले लोगों को जाकर कहा, गांव वाले लोगों को पूछा, क्या पूछा? अरे मोदी जी विकास 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 कह रहे हैं, ये बाबा तुम जानते हो ये विकास को? क्या वो नारायण है ना हमारे गांव में, उसके बेटे का नाम विकास है। अरे हमने बोला बाबा ये नारायण के बेटे का विकास की बात नहीं हो रही है, गांव के लोगों को विकास का भी कोई पता
मोदी जो विकास बोल रहा है वो कुछ और है। जो गांव का आदमी है उसको विकास का कोई दूर दूर तक पता ही नहीं है, क्योंकि गांव में बच्चों को स्कूल में जाने के लिए स्कूल नहीं है। 6.5 लाख गांव है, 2.5 लाख गांव में स्कूल ही नहीं है। 75 साल हो गए आजादी को, 2.5 लाख गांवों में स्कूल ही नहीं है। वहां के बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल में जाते हैं, डेली आते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया, योगी ने निर्णय लिया, अखिलेश ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? जो बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं स्कूल के लिए, उनको गाड़ी में, रोडवेज के गाड़ी में फ्री में बैठने को मिलेगा। सरकार ने निर्णय लिया। किसने? मोदी ने, योगी ने, अखिलेश ने निर्णय किया कि बच्चों को अब पैदल चलना नहीं होगा, अब गाड़ी में रोडवेज के फ्री में बैठना हो। तो हमने कुछ लोगों को मीडिया के गांव में भेज दिया, जाओ रे पता करो तो, ये बड़ा निर्णय, अच्छा निर्णय लिया योगी ने, मोदी ने, अखिलेश ने, जरा जाओ छानबीन करो। तो जाके गए और बच्चों को पूछा कि ये योगी, मोदी, अखिलेश ने ऐसा निर्णय लिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कहा बहुत अच्छा निर्णय है। बच्चों ने क्या कहा? हाँ बहुत अच्छा निर्णय है, अब हमको पैदल चलना नहीं पड़ेगा। मगर एक समस्या है। क्या? हमारे गांव में रोड ही नहीं। क्या कहा बच्चों ने? हमारे गांव में रोड ही नहीं है। रोडवेज कहां से होगा? रोड ही नहीं, रोडवेज। रोड होगा तो वेज होगा, रोड ही नहीं है तो रोडवेज कहां से होगा? जब रोडवेज ही नहीं होगा तो फ्री में कहां से होगा? गाड़ी आएगी, रोड होगा, गाड़ी आएगी तो बैठने को मिलेगा। न रोड है न रोडवेज है तो बैठने को मिलने वाला नहीं है। बाबू, बच्चे बोले बाबू कुछ इसके लिए हो सकते तो करा। तो हमने कहा भाई ये तो हमारे बस का मामला नहीं है, ये तो 18 साल के लोग जो है ना वोट डालने वाले, उनके बस का मामला है। ये तो उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों की सरकार नहीं बनाई जानी चाहिए। अरे ये जो बुंदेलखंड के एरिया में सुट्टे सांड घूम रहे हैं और खेती में जो फसल है उसका नुकसान कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ भी छुट्टा सांड है। ये भी किसी बंदर में नहीं है, ये भी छुट्टा सांड है और इसने सांडों को छुट्टा छोड़ के रखा हुआ है। तो किसान फसल चलाता है, साली सोए कि फसल की रक्षा करे, रात भर उसको जागना भी पड़ता है। ऐसी समस्या खड़ी हुई है, परिस्थितियां कितनी विकट है। तो ये जो लोग हैं जो विकास 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 की बात करते हैं, हमारे लोगों को कौन सा विकास चाहिए? हम तो साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। हमको विकास में क्या चाहिए? देखो छोटी बात बता रहा हूं, हमको विकास में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत से। ध्यान रखना, बहुत खास बात बता। रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो जानवरों को भी चारा खिलाकर रोटी, जानवरों की भी व्यवस्था होती है, मगर इज्जत का मामला वहां नहीं है। इंसानों को
रोटी दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर इज्जत चाहिए। अगर आप रोटी खिलाकर गाली दोगे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है इज्जत से। तो रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से, इतनी डिमांड है। बहुत बड़ी आकांक्षा, प्रधानमंत्री बना, नहीं, ये मांग नहीं है। क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से। दूसरा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। हमारे लोग मेहनत कश लोग, मेहनत करके रोटी कमाना और खाना जानते हैं। नरेंद्र मोदी के 5 किलो अनाज पर निर्भर नहीं है। हमारे लोग मुफ्त से रोटी खाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुफ्त की रोटी खाएंगे तो हरामी का खून बनेगा। मुफ्त की रोटी खाएंगे तो हरामी का खून बनेगा। तो हम हरामी का खून नहीं बनने देना चाहते, इज्जत से जीना चाहते हैं। इसलिए हमें रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से चाहिए, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। शिक्षा चाहिए हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे ये नहीं कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की तरह कोलंबिया में पढ़ने को भेजो, अमेरिका में भेजो, लंदन में नहीं, 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 नहीं। हमारे लोग ये नहीं कह रहे। हमारे लोग कह रहे एक अदद स्कूल हमारे गांव में 1 किलोमीटर चलकर हमारे बच्चे घर से चलकर स्कूल में जा सके। 75 साल हो गए आजादी को। अगर ये आजादी हमारी होती, अगर ये आजादी हमारी भी होती, गांधी नेहरू की तरह ये आजादी हमारी भी होती, तो हमारे बच्चों के स्कूलों की समस्या नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे कि गांव में बड़ा हॉस्पिटल खोलो, अरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो खोलो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मैं गांव का रहने वाला हूं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं होते, और होते हैं तो वहां कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। अरे मैं गांव का ही रहने वाला हूं भाई, मैं जानता हूं, कोई डॉक्टर बैठता नहीं है। अरे डॉक्टर तो दूर की बात है, कंपाउंडर नहीं बैठता। मैं खुद गांव का रहने वाला हूं, इसलिए बता रहा हूं, कंपाउंडर नहीं बैठता है। तो हमारे लोगों के स्वास्थ्य का, हमारे लोग मेहनत करके अपने परिवार की रोटी रोजी कमाते हैं, पालन पोषण करते हैं। जब परिवार का कर्ता आदमी बीमार पड़ जाता है तो घर में भूखों मरने के हालात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत करता है तो रोटी अपने परिवार को खिलाता है। अगर वही बीमार पड़ गया तो भूखों मरने की नौबत आती है। स्वास्थ्य कितना ज्यादा सेवा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी जरूरत नहीं है 75 साल में। रोजगार 15%, अभी आंकड़ा है आज के अखबार में, 14.47% बेरोजगारी की समस्या का नहीं है। सरकार दे नहीं रही है, सरकार के पास पैसों की कोई कमी है नहीं। आप जानते हो अभी जो कल परसों बजट जाहिर किया वो कितने लाख करोड़ का है? 38 लाख करोड़। 38 लाख करोड़, ये कितना पैसा होता है? तो मैंने प्रोफेसर को पूछा जो मैथ का प्रोफेसर समझता है, मैथ के प्रोफेसर को पूछा, प्रोफेसर साहब ये 38 लाख करोड़ रुपया कितना होता है? कागज पर शून्य लिखकर बताओ। प्रोफेसर को पूछा, कितना शून्य लिखना पड़ेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साला प्रोफेसर को ही नहीं आ रहा तो बाकी लोगों को आने का तो बता। इतना इनकम भारत सरकार का 38 लाख करोड़ एक साल का खर्चा, राज्य सरकार का अलग।
महानगर पालिका का अलग, जिला पंचायत का अलग, तालुका पंचायत का अलग, ग्राम पंचायत का अलग, नगर पालिका का अलग। पैसे की कोई कमी, फिर पैसे की कोई कमी नहीं तो ये गरीब के हिस्से में क्यों नहीं आ है सवाल। अगर सरकार के नियंत्रण में पैसा है तो सरकार गरीबों के बारे में उसके विकास की योजना क्यों नहीं बना। अभी आंकड़ा आया कुछ दिन पहले कि कोविड काल, जब कोविड चल रहा था तो उद्योगपतियों का इनकम कितना बढ़ गया, तो 23 लाख करोड़ उनकी प्रॉपर्टी थी, 53 करोड़ हो गई, 53 लाख करोड़ हो गई। जिसकी 23 लाख करोड़ प्रॉपर्टी थी, उनकी प्रॉपर्टी 53 लाख करोड़ हो गई। 10 घराने हैं, 10 उद्योगपतियों के 10 घराने हैं, उनके पास देश की 70% संपत्ति। 10 लोगों के पास, 10 उद्योगपति के पास देश की जो टोटल संपत्ति है, असेट है, संपदा है, उसका 70% 10 लोगों के पास है। और मोदी के काल में 23 लाख करोड़ उनकी प्रॉपर्टी थी, वो 53 लाख करोड़ हो गई है। तो गरीब के हिस्से में नहीं आ रहा है और अमीर के हिस्से में जा रहा है, और लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए डेली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, सारा। मतलब ये जो मूल समस्या है वो छोड़कर ऐसे फालतू बातें जो है लोगों के सामने लाई जाती है, क्योंकि साधारण लोगों को पता ही नहीं है ये क्या कर रहा है। तो हम लोगों ने घोषणा पत्र घोषित किया कि अब अगर आप लोग हमें साथ सहयोग करते हो, सरकार बनाने के लिए ताकत देते हो, तो गरीब को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाएगी। और कैसी योजना बनाई जाएगी, देखो आपको बताता हूं, एग्जाम्पल देकर कि जो कोविड काल है उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन पर लोग जी रहे थे, तो नया आंकड़ा आ गया, एक्सट्रीम बिलो पॉवर्टी लाइन, ऊपर जाने की बजाय और नीचे खिसक गए और सत्यानाश ज्यादा हो गया। तो हमने उसके लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा कि जो एक्सट्रीम बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनके 5 लोगों के परिवार को 11,000 रुपया महीना दिया जाए। अकाउंट नंबर परिवार के महिला का होगा, आदमी का अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि वो 11,000 सरकार दे देगी और वो अपना ठर्रे में उड़ा देगा, परिवार फिर ऐसे ही भूखों मरेगा। तो परिवार का मुखिया महिला को माना जाएगा, उसके नाम का अकाउंट होगा, उसके अकाउंट में 11,000 रुपए डाला जाएगा, बैंक से निकालने का अधिकार उसी के पास है। नहीं तो निकालने के नाम से उधर के उधर ही ठर्रे के दुकान में चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, कानून बना दिया जाएगा। देख 11,000। तो परिवार के 5 लोगों में से, स्त्री और पुरुष में से जो योग्य होगा उसको सरकार की महीने में काम करना होता है। तो स्त्री को काम करना होगा, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, जो सक्षम हो, काम करने लायक हो, उसको सरकार का कोई ना कोई काम सरकार जो देगी वो काम करना होगा। उसके बदले में 11,000 रुपया उसके अकाउंट में। जब 38 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के पास में, तो पैसे की तो कोई कमी तो है नहीं। उद्योगपति के घर में जा रहा है, अब इसकी दिशा बदलनी होगी, गरीब के तरफ मोड़ना।
11,000 अगर अकाउंट में डाल दिया जाए तो जानते हो क्या होगा? 11,000 से 5 साल में गरीबी खत्म। समझ रहे? गरीबी खत्म का आपको साधारण आदमी को भी ये बात मैं समझा रहा हूं और हर एक जगह समझ में आई। हाँ, ये बात बढ़िया, ये तो गरीब को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए तो ये विकास की योजना कभी बनी नहीं। ऐसे विकास की योजना बनाई जानी चाहिए। और इससे क्या होगा? जो एक्सट्रीम बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 11,000 में खाना पीना भी होगा, 11,000 में बच्चा स्कूल में जाना भी शुरू हो जाएगा, उसके कपड़े लत्ते भी हो जाएंगे और उसका शरीर में ब्लड भी आ जाएगा। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हमारे लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी ही नहीं है। तो मैंने डॉक्टरों को पूछा, अरे हमारे लोगों को यार ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं हो रही, वो ब्राह्मण ऊपर वाले कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही, हमारे लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी डॉक्टर साहब क्यों नहीं होती है? तो डॉक्टर साहब ने कहा ब्लड होगा तब प्रेशर होगा। साला ब्लड ही नहीं तो प्रेशर कहां से होगा? ब्लड होगा तब तो प्रेशर होगा। साला ब्लड ही नहीं, प्रेशर कहां से होगा? खाना पीना मिलेगा तो ब्लड बनेगा। साला खाना पीना ही नहीं तो ब्लड कहां से बनेगा? मौलिक बात जो है वो ये। तो इस तरह से ये गरीबी को आधार बनाकर प्लानिंग विकास की बनाई जा सकती है। नियत होना जरूरी। तो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसी योजनाएं बनाई कि 10 गांव के किसान जो फसल पैदा करते हैं उस 10 गांव को सेंटर बनाकर उद्योग लगाया जाएगा। जो खेती में फसल होती है उसे कच्चा माल माना जाएगा और उसी का उद्योग 10 गांव के सेंटर में लगाया जाएगा। और सरकार का 50% पैसा और 50% किसान का पैसा। तो 50% किसान उद्योगपति, किसान का किसान भी, उद्योगपति का उद्योगपति। सारा माल आ गया, वो सारा माल उद्योग में चला गया और कच्चे माल का पक्का माल बन गया। पक्का माल बन गया, खरीद लिया सरकार ने। रेट गिरने का भी मामला खत्म। बैंक गारंटी रेडी। तो किसान को जो 1 रुपया खर्चा आएगा 3 रुपया मिलेगा। 10 साल अगर ऐसा कर लो तो जानते हो क्या होगा? वो किसान हो जाएगा उद्योग। और उस गांव का जो मजदूर है ना, उस गांव का जो किसान है, उसका बेटा पढ़ा लिखा होगा, उसी को उद्योग में रोजगार मिल जाएगा, उसी इलाके के बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है? और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे 1 उद्योग का 2 उद्योग, 2 उद्योग का 3 उद्योग, 3 उद्योग का 4 उद्योग। अरे उधर ही उधर उद्योग जो है बढ़ता जाएगा। और जब बढ़ता जाएगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी तो मजदूर के भी पैकेट में कुछ आए। किसान की आमदनी अगर आत्महत्या करने लायक हो गई तो मजदूर के पास कहां से आएगी? किसान के पास आएगी तो मजदूर के पास आएगी। जब किसान की इनकम बढ़ेगी तब तो मजदूर अपना रेट बढ़ा सकता है। तो ये सारी परिस्थिति चेंज की जा सकती है। मैं आपको विकास का एक नमूना पेश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। सरकार क्या कर सकती है, अरे क्या नहीं कर सकती। सरकार क्या नहीं कर सकती? अरे 40 लाख करोड़ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार का अलग बजट, महानगर पालिका का, बॉम्बे महानगर पालिका का, नगर पालिका बॉम्बे की महानगर पालिका 40,000 करोड़। बॉम्बे की महानगर पालिका का टैक्स योजना 40,000 करोड़ की। आप अंदाजा लगा सकते हो।
बॉम्बे में 3-3 महानगर पालिका, इतनी संख्या हो गई, 2 करोड़ संख्या, 3-3 महानगर पालिका। बहुत कुछ किया जा सकता है। महिलाओं को ये कहते हैं 33% हम रिजर्वेशन देंगे पॉलिटिक्स में। मैं कहता हूं कि जॉइंट इलेक्टोरेट में यदि महिलाओं को आप रिजर्वेशन देंगे, बहुत हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है तो दलाल और भड़वे पैदा हो गए। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ड गांधी एंड कांग्रेस ऑफ अनटचेबल में लिख कर रखा कि ये जो गांधी ने पूना पैक्ट लगाया उससे जॉइंट इलेक्टोरेट आया। जॉइंट इलेक्टोरेट ने दलाल और भड़वे पैदा एससी और एसटी में किए, जिसे आप एमएलए एमपी कहते हो, सांसद विधायक कहते हो। बाबा साहब ने उनको कहा एससी एसटी के लोगों का ये दलाल भड़वे हो। अगर यही सिस्टम महिलाओं के लिए लागू कर दिया, परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं माइक पर बोल नहीं सकता शब्द वो जो इसके लिए लागू हो जाएगा, इसलिए ये सिस्टम बहुत ज्यादा गलत है। सारा का सारा समाज सड़ा गला बनाने का सारा सिस्टम है ये महिलाओं को रिजर्वेशन देने का, जॉइंट इलेक्टोरेट का। इसलिए महिलाओं को क्या करना होगा? महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए, मगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होगा? महिलाएं वोटर, महिलाएं ही कैंडिडेट, वोटर केवल महिलाएं। उस क्षेत्र में 5% महिलाएं 10 साल में, 10 साल का पीरियड रहेगा, 10 साल में 5% महिलाओं को पृथक चुनाव क्षेत्र दिया जाएगा। तो 543 में ये लगभग 30 मेंबर पार्लियामेंट होगा। तो 30 जगह पर महिला को सेपरेट इलेक्टेड दिया जाएगा, जिसमें महिलाएं ही वोटर होगी और महिलाएं ही कैंडिडेट होगी। तो जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? वहां जो सबसे ज्यादा लड़ाई करने वाली महिला होगी, लड़ाकू महिला होगी, वहां वो चुन कर जाएगी। तो संसद में क्या होगा? लड़ाई, महिला की लड़ाई लड़ी जाएगी। और हर 10 साल में ये परसेंटेज बढ़ाया जाएगा। 5 का दूसरे 10 साल में 10%, 30 साल में 15%, 40 साल में 20%, तो 33% तक ये बढ़ता जाएगा। मगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा किया जाएगा, तो इससे महिलाओं के अंदर नेतृत्व पैदा होगा। मैं कुछ उदाहरण आपको दिया। हमने घोषणा पत्र घोषित किया, घोषणा पत्र 100 रुपए के स्टैंप पर घोषित किया जाएगा। उसमें लिखा जाएगा कि यदि आपने हमारी सरकार बनाई और हमने अमल नहीं किया तो हमारे ऊपर हाई कोर्ट में केस दायर करने का आपको अधिकार दिया जाता है। आप हमारे लोगों को, हमारे सरकार को आप कोर्ट में खींच सकते हो। ऐसा अधिकार जनता को कानून बनाकर दिया जाएगा। तो हर हालत में लागू होगा। अखिलेश को पूछो, प्रियंका गांधी को पूछो, नरेंद्र मोदी को पूछो, योगी आदित्यनाथ को पूछो, राहुल गांधी को पूछो, स्टैम्प पेपर देने वाले हो? वामन मिश्राम ने दिया, तुम देने वाले हो? बोले नहीं, स्टैम्प पेपर तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं, ये बोल नहीं सकते। क्यों नहीं देंगे? नहीं, ये बोल नहीं सकते। क्या नहीं बोल सकते? कि मन में धोखा देने का इरादा है, धोखाधड़ी करने का इरादा है, इसलिए ना तुम लिख कर देना नहीं चाहते। हम धोखा देना नहीं चाहते हैं, इसलिए लिख कर देना चाहते हैं। तो यदि आने वाले समय में आप लोगों ने हमें वोटेड टू पावर देंगे तो ऐसा करेंगे।
दिखाएं, क्योंकि पैसे की कोई कमी है नहीं। भारत सरकार के पास अरे 38 लाख करोड़ रुपया, पैसे की कोई कमी नहीं है। केवल गरीब के तरफ उसका रुख मोड़ना जरूरी है, बस इतना करना जरूरी है, बाकी और कुछ करना जरूरी नहीं है। और इस तरह से साथियों ये हम करेंगे तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि यदि यहां बैठे हुए लोगों में यदि कोई टुंडला का है तो वो वहां इस बात का प्रचार करे और उन प्रकार का समर्थन करे। मैं उनके तरफ से वादा करता हूं आप लोगों को कि हम आपके साथ समर्थन में खड़े हैं। मैं बामसेफ का नेशनल प्रेसिडेंट हूं, किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं। आपको हमने जो संगठित शक्ति बनाई वो हम आपके समर्थन में खड़ी कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और वोट देंगे, ओम प्रकाश जी को जितवाएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।